जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज का सेशन है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सभी क्वेश्चन आप आज के इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कर पाएंगे। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 4 नंबर किसी भी एग्जाम में पक्के हो जाते हैं। यदि आप KVS DSSB सीटेट का एग्जाम देते हैं और उसमें CDP में 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से पूछा जाएगा, हर प्रश्न यहीं से फंसेगा। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, इसी तरह से आपको बिल्कुल अनुभव होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म 1896 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था और जो इनकी बड़ी उपलब्धि है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। इनका जन्म 1896 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तक जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांतों को दिया था। पहला जो किताब है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, दूसरा द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, तीसरा है द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन और चौथा है द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड। ये 4 किताबें हैं। पहली जो किताब है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, इस किताब के माध्यम से इन्होंने भाषा और विचार का सिद्धांत दिया था, इसीलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड है, बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने इस किताब के माध्यम से दिया था, यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन और दूसरी किताब द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड, इन दोनों के माध्यम से इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात किया था। तो ये 4 किताबें इनकी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? सोचने, समझने, तर्क करने और समस्या समाधान की क्षमता का जो विकास होता है, यही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। किसी वस्तु के बारे में सोचना, समझना, उस पे तर्क करके उस पे अपना जवाब बनाना, साथ ही किसी समस्या को समाधान करने की जो क्षमता होती है, जब इसका विकास होने लगता है या इसका जो विकास होता है, यही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। पियाजे के अनुसार पियाजे ने क्या कहा था कि बुद्धि का जो विकास होता है वो जैविक परिपक्वता प्लस अनुभव का परिणाम होता है। पियाजे का मानना था कि जब बालक समाज के साथ अर्थात कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है तो उस अंतःक्रिया के फलस्वरूप उसके मानसिक संरचनाओं में जो परिपक्वता आती है, उसी परिपक्वता के परिणाम स्वरूप बालक के बुद्धि का विकास होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया था। पियाजे ने बालक को समझने के लिए उन्हें 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था। जो संवेदिक पेशी अवस्था है, यह जन्म से 2 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालक अपने इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। जैसा कि शिशु इंद्रियों जैसे कि देखना, सुनना, छूना और शारीरिक क्रियाओं पकड़ना, चूसना के माध्यम से सीखते हैं। इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का विकास होता है। यह समझना कि कोई वस्तु छुपाए जाने के बाद भी मौजूद रहती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की जो पहली अवस्था है वो संवेदिक पेशी अवस्था है, जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है। इस अवस्था का जो सबसे प्रमुख विशेषता होता है कि इसमें बालक इंद्रियों के माध्यम से और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि वस्तुओं को पकड़ के, छू कर, उसे स्पर्श करके वह अनुभव प्राप्त करते हैं। साथ में बालक अपने इंद्रियों की सहायता से देखकर, सुनकर, स्पर्श करके वो किसी वस्तुओं के बारे में अनुभव को हासिल करते हैं और उससे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। साथ में जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वह वस्तु अस्थायित्व का गुण का विकास होना है। जब बालक 18 महीने से 2 वर्ष के बीच में होते हैं तो उनके अंदर यह गुण का विकास होता है। वस्तु अस्थायित्व का अर्थ होता है कि जब किसी वस्तु को देखने के बाद उस वस्तु को
छिपा दी जाती है, तभी बालक क्या करते हैं, उस वस्तु की डिमांड करते हैं, उस वस्तु की मांग करते हैं, अर्थात वह वस्तु उनके नज़रों के सामने अभी अस्तित्व में बनी रहती है और वह उस वस्तु को बार बार मांगता है। इस गुण को वस्तु अस्थायित्व का गुण कहा जाता है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताया था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था। यह 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था का जो प्रमुख विशेषता होता है कि बच्चे शब्दों और चित्रों का उपयोग करना सीखते हैं, लेकिन तर्क अभी भी सीमित होता है। ये जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चे किसी भी वस्तु को जब अनुभव करते हैं तो वह उसके चित्रों को, शब्दों को देख कर के उस वस्तु के बारे में अपनी समझ को बनाते हैं, लेकिन तर्क अभी भी उनका सीमित होता है। जैसे यदि बच्चे को आप एप्पल दिखाना है, एप्पल पढ़ाना है, तो आप बच्चे को एप्पल का शेप दिखा देंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि यह एप्पल है, लेकिन वैसे ही यदि दूसरा फल आप बच्चे के सामने लाएँ तो बच्चा उसको भी एप्पल ही बोलेगा, क्योंकि वह शब्दों और चित्रों को देख कर के सीखा है, न कि तर्क से सीखा है। तो तर्क अभी भी सीमित होता है, लेकिन शब्दों और चित्रों के माध्यम से बच्चा सीखने लगता है। इसीलिए 3 से 6 वर्ष के जब बच्चे होते हैं तो उन्हें किसी वस्तु को पढ़ाने सिखाने के लिए शब्दों और चित्रों का सहारा लिया जाता है। यह अवस्था का जो दूसरा प्रमुख गुण होता है वह इकोसेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रिता होती है। इसका अर्थ होता है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई और संरक्षण की समझ नहीं होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बालक 2 से 7 वर्ष के बीच में होते हैं तो उनके अंदर अहम केंद्रित का गुण पाया जाता है, अर्थात बालक केवल अपने आप पर ध्यान देते हैं, वो अपने आसपास के होने वाली घटनाओं पर उनका कोई ध्यान नहीं होता है। तीसरी जो अवस्था के बारे में इन्होंने बताया था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया था। यह 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में बच्चे ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बालक स्थूल वस्तुओं के बारे में, अर्थात जो वस्तुएं प्रकृति में पाई जाती हैं, जो दिखती हैं, सामने मौजूद होती हैं, उन वस्तुओं के बारे में चिंतन करना, सोचना शुरू कर देते हैं बालक। तो यह अवस्था जो है, ठोस वस्तुओं के बारे में जब बालक तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। यह 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष तक चलता है। इसमें बच्चे अधिक से अधिक प्रश्न करते हैं। यही समय होता है जब बच्चों का स्कूल में प्रवेश कराया जाता है, 6 से 12 वर्ष के समय में। तो इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, तार्किक रूप से बहुत ज़्यादा सोचते हैं उन वस्तुओं के बारे में जो वस्तुएं सामने दिखती हैं, जो घटनाएं सामने होती हैं, आसपास होती हैं, उन वस्तुओं के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, बहुत जिज्ञासु रहते हैं उन वस्तुओं के प्रति। तो इसलिए यह जो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त चीज़ों के बारे में, अर्थात स्थूल चीज़ों के बारे में, जो ठोस वस्तुएं जो सामने दिखाई देती हैं उसके बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देता है, अलग अलग विचार बनाने शुरू कर देते हैं और उनके एक एक चीज़ों के बारे में जानने के लिए बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं। वे संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्ध करने जैसी क्षमताएं विकसित करते हैं। जैसे कि पीछे आपने देखा कि इस अवस्था में बच्चे क्या होता है, शब्दों और चित्रों का उपयोग करके सीखते हैं। कब? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अर्थात कि यदि इस अवस्था में बच्चे को पतंग और चिड़िया को दिखाया जाए तो बच्चे उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह दोनों को, उसके जो है चित्रों को देख करके दोनों को एक जैसे समझेंगे, इसलिए वो पतंग को भी चिड़िया बोलेगा और चिड़िया को पतंग बोलेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है तो वह वर्गीकरण करना शुरू कर देता है। वह अंतर जो है उसके चित्रों को देख करके नहीं, उसके अन्य जो गुण होते हैं उसके माध्यम से बच्चे उसमें अंतर करना शुरू कर देते हैं। तो यह वर्गीकरण और क्रमबद्ध करने जैसा गुण कहलाता है। यहाँ पे क्रमबद्धता का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि यदि बच्चे को कोई खिलौना आप दीजिए और उस खिलौना को एक बार जब बच्चा देख लेगा, फिर उसके पार्ट्स को अलग-अलग कर दीजिए, फिर भी वो बच्चा क्या कर सकता है, उस पार्ट्स को दोबारा से वो जोड़ सकता है। तो यह जो गुण होता है, यही क्रमबद्ध करने की क्षमता कहलाता है। आगे आता है जो चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, जो कि 11 वर्ष से 15 वर्ष या 12 वर्ष से लेकर के वयस्कता तक चलता है। इसमें क्या करते हैं, इस अवस्था में जो किशोर होते हैं, बालक अब किशोर बन जाता है और इस अवस्था में यह अमूर्त विचारों, परिकल्पनाओं और तार्किक तर्क का उपयोग कर सकता है। इस अवस्था के बालक वैज्ञानिक सोच और भविष्य के बारे में वे चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तो
अमूर्त चीज़ों के बारे में, अर्थात जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, उसके बारे में भी बच्चे क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अपनी परिकल्पनाएँ, अपनी अवधारणा को बनाने लगते हैं और जो है वो तार्किक तर्क का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। इसी अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक सोच और भविष्य के बारे में भी चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो यह अवस्था जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जो कि 11 से 15 वर्ष या 12 से वयस्कता तक होती है। आगे आता है कि ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया। बालक अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? पियाजे के अनुसार बालक अपने वातावरण के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करके अनुभव प्राप्त करते हैं और अपने स्कीमा में अर्थात मानसिक संरचना में बदलाव करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, जिसमें आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। तो आइए देखते हैं स्कीमा किसे कहते हैं। परिभाषा सबसे पहले इसको देखेंगे कि स्कीमा ज्ञान के बुनियादी ढांचे या मानसिक खाके होते हैं जो जानकारी को व्यवस्थित करने और दुनिया को समझने में मदद करते हैं। ये पिछले अनुभवों से बनते हैं। स्कीमा क्या होता है? हम जो कुछ सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसके प्रति जो भी ज्ञान का निर्माण होता है, हर एक वस्तु के प्रति जो एक जानकारी होती है, उसी को स्कीमा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि एक शिशु चूसने की स्कीमा होती है। वह हर चीज़ को चूसने की कोशिश करता है। अर्थात कि यदि एक शिशु किसी वस्तु को खाने की जो विधि है, वो चूसने की विधि को समझ लिया कि किसी वस्तु को खाने के लिए हम इसको चूसेंगे, तो हम इसको खाना कहेंगे। तो इसी तरीके से अगर कोई भी वस्तु बच्चे को दिया जाए खाने के लिए, तो वह उसी विधि का प्रयोग करना शुरू कर देगा, उसको चूसना शुरू कर देगा खाने के लिए। तो यह जो विधि का वो प्रयोग कर रहा है, वो कहाँ से कर रहा है? यह जिस ज्ञान का, जिस पिछले अनुभवों का वो प्रयोग कर रहा है, यही स्कीमा कहलाएगा। इसे हम उदाहरण से समझें कि एक कंप्यूटर आपके पास में है और उस कंप्यूटर में आपने अलग-अलग फ़ाइल बना रखे हैं और हर फ़ाइल्स के अंदर आप अलग-अलग जानकारी को रखे हुए हैं। तो एक जो फ़ाइल होगी वो एक जानकारी के लिए एक स्कीमा कहलाएगी। ऐसे आप अगर इस फ़ाइल से संबंधित आप किसी दूसरे फ़ाइल्स को लेकर के आएँ, तो आप कहाँ रखेंगे? उसी फ़ाइल्स में रखेंगे, उससे संबंधित जो फ़ाइल्स होगा। तो या फिर अगर कोई जानकारी आपको लेना है, तो जिस प्रकार की जानकारी चाहिए उसी प्रकार की फ़ाइल्स का क्या करेंगे, आप सिलेक्शन करेंगे और उससे वो जानकारी को आप प्राप्त करेंगे। तो जो ये पूरा जो आपका कंप्यूटर है, ये कहलाएगा आपका क्या चीज़? मानसिक संरचना या ढाँचा कहलाएगा और इसके अंदर जो अलग-अलग जानकारियों का जो आपने फ़ाइल्स बना रखा है, यही फ़ाइल्स जो होगा स्कीमा कहलाएगा। एक दूसरा उदाहरण से समझते हैं कि कुत्ते की स्कीमा, जिसमें 4 पैरों वाला कोई भी जानवर कुत्ता होता है। यदि बच्चा ने कुत्ता को देखा और वो उसके 4 पैरों को देख कर के अपने दिमाग में एक फ़ाइल बना लिया कि 4 पैर वाला कोई भी जानवर होगा, वह कुत्ता कहलाएगा। तो इस तरह का जो ज्ञान की जो एक फ़ाइल उसने क्रिएट कर लिया है अपने दिमाग में, इसी को क्या बोला जाएगा? स्कीमा बोला जाएगा। अब इसके बाद जब कोई नई जानकारी इससे संबंधित मिलेगी, तो या तो वो उसको एज़ इट इज़ स्वीकार कर लेगा या फिर वो क्या करेगा, इसमें कुछ बदलाव करेगा और उसे स्वीकार करेगा। तो जब एज़ इट इज़ स्वीकार करेगा उसे क्या कहेंगे? बदलाव करेगा तो उसे क्या कहेंगे? इसे हम आगे समझेंगे अगले स्लाइड पे। देखते हैं यहाँ पे कि आत्मसातीकरण क्या होता है। परिभाषा इसकी नई जानकारी या अनुभव को मौजूदा स्कीमा में ढालने की जो प्रक्रिया होती है, बिना स्कीमा में बदलाव किए, उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसे कि पीछे आपने देखा कि 4 पैरों वाला कोई भी जानवर एक कुत्ता होता है, इसकी एक फ़ाइल बनी हुई है। अब यदि कोई दूसरा जानवर भी आ जाए बालक के सामने और बालक उसे भी क्या बोले, कुत्ता बोल दे, तब ये क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण कहलाएगा कि वह पुराने जो उसकी मानसिक ढाँचा या स्कीमा बनी हुई है, उसमें वो बिना किसी बदलाव किए नई जानकारी को क्या कर ले रहा है? एज़ इट इज़ स्वीकार कर ले रहा है। तो यह क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण कहलाएगा। उदाहरण से यहाँ पे देखते हैं कि एक बच्चा जो केवल कुत्ता को जानता है, वह बिल्ली को देखकर भी उसे कुत्ता कह सकता है। क्यों? क्योंकि वह उसे अपनी कुत्ते वाली स्कीमा में फिट करने की कोशिश कर रहा है। तो यह क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण कहलाता है कि किसी पुरानी जानकारी के अनुसार नई जानकारी को उसी के स्वरूप मान करके बिना किसी बदलाव किए उसी स्कीमा में उसे भी शामिल कर लेना आत्मसातीकरण होता है। लेकिन वहीं पर जब किसी नई जानकारी या अनुभव के अनुसार मौजूदा स्कीमा में संशोधित किया जाता है, नया स्कीमा बनाने की जो प्रक्रिया होती है, यह अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि बच्चा पहले क्या
था कि कुत्ते के पैरों को देख कर के वह सभी जानवर को कुत्ता समझ रहा था, लेकिन अब बच्चा सीखता है कि बिल्ली कुत्ते से अलग होती है। किस प्रकार से? उसकी अलग आवाज़ होती है, अलग व्यवहार होता है, इसीलिए वह कुत्ता स्कीमा को बदल कर बिल्ली के लिए एक नई स्कीमा बनाता है, एक नई जानकारी वो लेता है यहाँ पर। पहले जो कुत्ता वाला स्कीमा था, अब वो कुत्ता और बिल्ली में अंतर करना जब वो सीख गया कि कुत्ता और बिल्ली में पैर भले ही सेम होते हैं, 4 पैर, लेकिन इनके आवाज़, इनके व्यवहार में अंतर होता है, इसलिए दोनों अलग-अलग जानवर हैं। तब इस प्रकार से बिल्ली के लिए एक नया स्कीमा बनाएगा, एक नया फ़ाइल तैयार करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। इसी में आता है संतुलन। संतुलन क्या होता है? आत्म-सात्विकरण और अनुकूलन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया, यह वह इंजन है जो संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाता है। जब आत्म-सात्विकरण और अनुकूलन के बीच संतुलन की स्थिति होती है, तभी बच्चे नए जानकारी को सीख पाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि असंतुलन, जब नई जानकारी फिट नहीं होती तो असुविधाजनक होती है और बदलाव को प्रेरित करती है। अर्थात जब तक बच्चा संतुलन की स्थिति में नहीं आएगा, तब तक उसका ज्ञान वहीं पे रुका रहेगा। जब बच्चा बिल्ली को कुत्ता कहता है, तो यह असंतुलन की स्थिति होती है, और जब तक वो बिल्ली को कुत्ता कहेगा या बिल्ली को कुत्ता समझेगा, तब तक वो बिल्ली के बारे में नहीं जान पाएगा। इस तरह से यह असंतुलन की स्थिति कहलाएगी। या तो अगर उसे आगे सीखना है तो बिल्ली को वह कुत्ता समझ ले, जो कि गलत हो जाएगा। गलत जानकारी को वो क्या कर लेगा? एडॉप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। या फिर वो अपने क्या करे? स्कीमा में बदलाव करे और बिल्ली और कुत्ता के अंतर को समझ पाए और बिल्ली के लिए एक नई स्कीमा, एक नई मानसिक संरचना का वो निर्माण करे। तब जाकर के यह अनुकूलन की स्थिति कहलाएगा। और इस प्रकार से बच्चे को आत्म-सात्विकरण और अनुकूलन के बीच में एक संतुलन की स्थिति को बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो एक नए जानकारी को हासिल कर सकता है या उसका संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से संतुलन आता है और उसका ज्ञान बढ़ता है। आगे क्या है? सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसे देखते हैं। जैसे कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक या खोजकर्ता होता है, बिल्कुल सत्य है। बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जब नया अनुभव मौजूदा स्कीमा से मेल खाता है, तो संतुलन की स्थिति होती है। बच्चे न केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से अपने अनुभवों और पर्यावरण के साथ जुड़कर अपनी समझ को लगातार विकसित करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो बच्चे न केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि जब वो अपने पर्यावरण के साथ, वातावरण के साथ जुड़ करके उसके साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो जो उन्हें अनुभव मिलता है, उस अनुभव से वो अपनी समझ को लगातार विकसित करते रहते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते रहते हैं। यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। आगे कुछ बिंदुओं को हम देखेंगे जो कि सीधे सीटेट में, केवीएस में, DSSB के पेडागोजी सेक्शन में, बाल विकास में सीधे ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर इसके आधार पे आपको अपने उत्तर का चयन करना होता है। तो जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया। जब भी आप किसी प्रश्न के उत्तर का चयन करेंगे, तो वह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक को बालकों की समस्याओं का निदान करना चाहिए। शिक्षक का दायित्व है कि वो बालक की जो क्या समस्याएं हैं उसे पता लगाए और उसके उपचार करने के लिए पूरा प्रयास करे। शिक्षक को बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। स्कीमा, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन स्कीमा होता है। पियाजे के सिद्धांत को विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, पीछे आपने देख लिया इसको। पियाजे का सिद्धांत को खोज पद्धति पर बल देता है। पियाजे का जो सिद्धांत होता है, यह खोज पद्धति पर बल देता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बतलाता है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होती है एवं उसका उपयोग कैसे होता है। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे का जो है, इसे आपने अच्छे से समझ लिया होगा और इसके एक-एक पॉइंट्स को आपने देख लिया होगा। अगर इससे एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल सही जवाब देकर के आप आएँगे। और हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। इस वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेगुलर सेक्शन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस पे वीडियो लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे।
व्हाट्सएप पर हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है। तो विद्यार्थी गुरुकुल के चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक की सहायता से आप विद्यार्थी गुरुकुल की व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिस पर फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स शेयर किए जाते रहते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।